Welcome students in our another video tutorial from Biology Point। आज हमारा टॉपिक है सीड जर्मिनेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज सीड का जो जर्मिनेशन है वो प्लांट के फ्यूचर को डिसाइड करके जाता है कि कैसे नया प्लांट जो है वो सरवाइव करेगा, कैसे नया प्लांट तैयार होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सीड जर्मिनेशन की बेसिक डेफिनेशन, उसके टाइप्स कितने प्रकार का होता है और सीड जर्मिनेशन के साथ साथ उसकी जो स्टेजेज हैं, मतलब सीड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इसके बाद में सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन होता क्या है। तो जर्मिनेशन इज प्रोसेस इन विच सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अगर हम इसको सीधी सी नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोलें तो जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बीज जो है वो एक नए पादप के अंदर तैयार होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है यहाँ पे डोरमेंट सीड। इसका मतलब क्या है? तो इसका इतना सा मतलब ये है कि जर्मिनेशन से पहले सीड जिस कंडीशन में रहता है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा होता है, जैसे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद में जैसे ही वो जो सीड हमें मिलता है उस स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जर्मिनेशन इन प्लांट्स इज द प्रोसेस बाय विच ए डोरमेंट सीड बिगिंस टू स्प्राउट एंड ग्रो इनटू ए सीडलिंग अंडर द राइट ग्रोइंग कंडीशंस। यानी कि जो डोरमेंट सीड था वो अब कन्वर्ट होगा किसके अंदर? एक नए प्लांट के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। दूसरी बात, जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे हमें राइट ग्रोविंग कंडीशंस की भी रिक्वायर होती है। मतलब कि जो कंडीशंस हैं वो भी कैसी होनी चाहिए? ऑप्टिमल होनी चाहिए। अगर कंडीशंस अगर सही नहीं होंगी तो भी सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन ये हो चुकी है कि एक डोरमेंट सीड का एक नए प्लांट के अंदर अपनी अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तन क्या कहलाता है? जर्मिनेशन, अंकुरण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की। टाइप्स ऑफ अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन के टाइप के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि जर्मिनेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट जो है वो है एपीजियल जर्मिनेशन और सेकंड इसमें दिख रहा है हमें हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल और हाइपोजियल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एपी वर्ड जहाँ भी आएगा, EPI, इसका मतलब होता है हमेशा ऊपर की तरफ, और हाइपो का मतलब होगा नीचे की तरफ या कम। ये आप थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रिक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा जर्मिनेशन जिसमें कोटलिडन्स जो है वो क्या होते हैं? मिट्टी के बाहर हमें दिखाई देंगे। ध्यान रखना, कोटलिडन्स जो हैं वो मिट्टी के बाहर दिखाई देंगे। मतलब जैसे ही आप बीज को ज़मीन में बोते हो उसके बाद में उस बीज से हरे रंग के हमें क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे कोटलिडन्स जो हैं जो बाहर की तरफ हमें निकलते हैं, जिससे अगर हम कहें कि वो बिल्कुल छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर से हमें दिखाई देती है, तो उनको हम यहाँ पे नाम देंगे कोटलिडन्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोटलिडन्स ज़मीन के बाहर आते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं और साथ ही वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब जब सीड उस ग्रोविंग स्टेज में होता है तो उन्हीं कोटलिडन्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना जो भोजन है वो बना पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। लेकिन अगर हम डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट्स के अंदर क्या होता है? ये पुश किए जाते हैं। मतलब डाइकोट्स के अंदर क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो उस सीड के जर्मिनेशन के दौरान ये हाइपोकोटाइल, मतलब क्योंकि डाइकोट्स के अंदर दो प्रकार के कोटलिडन्स मिलेंगे हमें नॉर्मली अगर हम कहें, क्योंकि डाइकोट्स का मतलब ही द्विबीजपत्री पादप, मतलब जिसमें दो बीज पत्र मिलते हैं। तो एक होता है हाइपोकोटाइल और एक होता है एपिकोटाइल। तो होता क्या है कि जब डाइकोट्स के सीड का जर्मिनेशन होता है तो हाइपोकोटाइल जो है वो बाहर की तरफ क्या करता है? पुश करता है किसको? एपिकोटाइल को। देन एपिकोटाइल को वो पुश करता है तो उससे होता क्या है
कि हाइपोकोटाइल थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा, मतलब बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद में जस्ट जैसे हाइपोकोटाइल बढ़ जाता है तो एपिकोटाइल का होता है, फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली तो एक सीधा सा कोटलीडन बाहर आता है, लेकिन ये मोनोकोट्स में होता है, लेकिन डाइकोट्स में दोनों कोटलीडन्स होते हैं, तो वहाँ पे दोनों के दोनों कोटलीडन्स का जर्मिनेशन में रोल होता है सबसे बड़ा। इसके बाद में एपीजियल जर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो एपीजियल जर्मिनेशन जो है वो दिखाई किस में देता है, तो ये दिखता है हमें बीन में, कैस्टर में, मस्टर्ड और टर्माइन एंड सनफ्लावर के अंदर। यानी कि अगर हम कहें कि जितने भी हमारे जो सरसों की फैमिली है, सनफ्लावर सूरजमुखी है, कैस्टर अरंडी है, बीन सोयाबीन जो है, इनके अंदर हमें जो जर्मिनेशन होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, एपीजियल जर्मिनेशन जो है वो हमें दिखाई देता है। सेकेंड टाइप ऑफ जर्मिनेशन की बात की जाए तो दैट इज़ द हाइपोजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल जर्मिनेशन की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कोटलीडन्स है वो कोटलीडन ज़मीन के अंदर की तरफ ही रहता है। मतलब अगर हम कहें कि ये कोटलीडन्स है तो ये ज़मीन के अंदर की तरफ ही रहेगा। ध्यान रखना, ये एक लाइन जो है ये अगर हम कहें कि ये अगर सरफेस है तो इसके नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, कोटलीडन्स। यानी कि कोटलीडन जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो हाइपोकोटाइल की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एपीजियल, क्योंकि हमने कहा था कि एपीजियल के अंदर जो हाइपोकोटाइल है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। दूसरी बात कि एपिकोटाइल जो है वो सबसे पहले इसके अंदर वृद्धि करता है और एक पत्ती के आकार में मिट्टी से बाहर निकलता है। ध्यान रखना कि एपीजियल और हाइपोजियल के अंदर एक बेसिक डिफरेंस इतना सा ही है कि अगर हम एपीजियल हाइपोजियल की अगर बात करते हैं तो हाइपोजियल जर्मिनेशन मोनोकोट्स के अंदर होता है तो उसमें कोटलीडन्स ज़मीन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर ये जर्मिनेशन डाइकोट्स में हो रहा है तो डाइकोट्स के अंदर हाइपोकोटाइल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, कम होती है, जबकि एपिकोटाइल जो है वो बाहर आता है पत्ती के जैसे। तो ये जर्मिनेशन होता है हाइपोजियल। और ये बेसिकली अगर हम देखें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो डाइकोटलीडन सीड्स जो हैं उनके अंदर मिलता है, जैसे कि ग्राम, पी, मैंगो एंड ग्राउंड नट। और मोनोकोट्स के जो सीड्स हैं वो है हमारे पास इसमें राइस, मेज एंड व्हीट। तो इनके अंदर हमें देखने को मिलता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन की बात की जाए तो वो होता है विविपेरस जर्मिनेशन। और इस जर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो ये एक बेसिकली जो है वो प्लांट्स, उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास मैग्रूव प्लांट्स। ये मैग्रूव प्लांट्स होते हैं दलदली पादप। इन दलदली पादप के अंदर हमें ये जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर होता है क्या है, आपको मैं बता दूं कि दीज प्लांट्स जनरली ग्रो इन साल्टी लेक्स, मतलब जो लवणीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये दिखाई देंगे हमें, समुद्री क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और डेल्टाज जो डेल्टा होते हैं वहाँ पे ये हमें दिखाई देते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी एरिया जो है वहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर होता क्या है कि विविपेरस, आपको मैं बता दूं कि अगर हम इसको हिंदी में अगर समझें तो विविपेरस का सीधा सा मतलब ये है कि अपने पैटर्नल प्लांट्स से ही अटैच जब सीड रहता है तो वह उसी के साथ साथ वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। मतलब जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच है वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं विविपेरस कंडीशन, जो कि हमें देखने को मिलती है मैग्रूव प्लांट्स में। तो होता क्या है इसमें देख लीजिए, द एम्ब्रियो एमर्ज आउट फ्रॉम द फ्रूट विथ ए मैसिव रेडिकल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो जब फल बन जाता है, मतलब जब इस मैग्रूव प्लांट्स के अंदर फल बन जाता है तो उस फल के अंदर से जो एम्ब्रियो है वो बाहर की तरफ एक, हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो बाहर निकलता है और ज़मीन की तरफ लटका हुआ वो बाहर की तरफ निकलता है। और लटका हुआ जब बाहर निकलता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होने लग जाती है, और वो जब नीचे की तरफ टूट कर गिरते हैं तो वो नया पादप क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं विविपेरस कंडीशन। और इस टाइप के जर्मिनेशन को विविपेरस जर्मिनेशन, जो कि किस में मिलेगा, मैग्रूव प्लांट्स, दलदली पादप, फॉर एग्जांपल राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में हमें क्या देखने को मिलता है, विविपेरस जर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है कि जर्मिनेशन के दौरान सीड के अंदर क्या क्या जो स्टेज है वो हमें दिखाई देंगी। तो सबसे पहली जो स्टेज है उसका नाम हमने यहाँ पे दिया है प्री जर्मिनेशन, सेकंड है जर्मिनेशन स्टेज, और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ द पोस्ट जर्मिनेशन स्टेज। प्री जर्मिनेशन स्टेज की अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन से पहले की स्टेज, या यूँ कहें कि इस दौरान जो सीड है वो अपनी
तैयारियां करता है फॉर द जर्मिनेशन, कि उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो प्री जर्मिनेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या जो इवेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है रीहाइड्रेशन, यानी कि वाटर को क्या किया जाता है, सक किया जाता है, वाटर जल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रीहाइड्रेशन, मतलब जल को वापस ग्रहण करना। दूसरी बात, आरएनए एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो देखने को मिलता है हमें। साथ ही मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज होता है वो होता है रेस्पायरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्री जर्मिनेशन स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वो होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ ही हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड रिजर्व्स बाय द एंजाइम, यानी कि जो एम्ब्रियो के अंदर, जो सीड के अंदर जो फूड मटेरियल जो कि रिजर्व फॉर्म में है वो उनका क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट, साथ ही इनके अंदर क्या होता है कि जो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब एम्ब्रियो जो है वो एमर्ज आउट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, इसलिए उसमें चेंजेस होते हैं। और नेक्स्ट इसमें होता है हमारे पास इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, यानी कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए उसके अंदर इंडक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब सेल को या सीड को बोल दिया जाता है कि अब आप डेवलप करो, मतलब डिवीजन करोगे, ग्रोथ करोगे, क्योंकि अब आपको क्या करना है, जर्मिनेशन करना है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि प्री जर्मिनेशन स्टेज के अंदर सीड जो है वो अपनी सारी की सारी जो ऑप्टिमल कंडीशंस है उनको गेन करता है, और जैसे ही ऑप्टिमल कंडीशन गेन हो जाती है देन सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज आ जाती है हमारी इसके अंदर फिर जर्मिनेशन स्टेज। तो जर्मिनेशन स्टेज हमारे जैसे आती है तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जर्मिनेशन में तो क्या होगा कि जर्मिनेशन स्टेज जैसे ही आती है तो यहाँ पे सीड कोट क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, फट जाता है। और साथ ही जो हमारे जो एमरजेंस ऑफ सीडलिंग एंड यूजुअली रेडिकल फर्स्ट, और सबसे पहले क्या होता है, सीडलिंग प्रोसेस दिखाई देती है, और सीडलिंग प्रोसेस में क्या होगा, रेडिकल जो है वो सबसे पहले निकलता है। मतलब जो मूलांकुर है जो कि ज़मीन के अंदर जड़ का काम करेगा, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, वो सबसे पहले बाहर निकलता है। जैसे ही अब जर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका, लेकिन जर्मिनेशन के बाद भी तो सीड क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसको स्टेज को नाम दिया है यहाँ पे पोस्ट जर्मिनेशन, थर्ड स्टेज। पोस्ट जर्मिनेशन स्टेज की बात की जाती है तो ये होती है क्या कि इसके अंदर होगा, हमें देखने को मिलेगा कि कंट्रोल ग्रोथ होगी किसकी, रूट एंड शूट एक्सिस की। सेकंड, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल्स फ्रॉम फूड स्टोर्स टू ग्रोइंग एक्सिस, मतलब क्योंकि अब सीड ने क्या कर लिया है, डेवलपमेंट कर लिया है, मतलब नीचे की तरफ रूट फॉर्मेशन हो चुका है और ऊपर की तरफ क्या हो चुकी है, पत्तियाँ निकल चुकी हैं। तो यानी कि अब खाने का जो प्रबंध है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगा, मतलब भोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मटेरियल अगर एक जगह स्टोर रह जाएगा तो एक जगह स्टोर रहेगा तो नीचे की तरफ नहीं पहुँच पाएगा, या यहाँ पर रहेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब इनके अंदर अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, सेनेसेंस ऑफ फूड स्टोरेज टिश्यूज़, मतलब जो फूड स्टोरेज टिश्यू जो पहले से थे वो भी अब क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाते हैं और नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन के लिए या जर्मिनेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्टिंग करते हैं। पहला फैक्टर यहाँ पे हमारे पास आता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है लाइट, इसके बाद में टेम्परेचर, एरिएशन यानी कि हवा या वायु आप उसे कह सकते हो, और साथ ही हमारा फोर्थ है सोयल टाइप एंड डीप सोविंग, मतलब मिट्टी का प्रकार और आप उसको ज़मीन में कितना अंदर बोते हो, सोविंग उसको बोला जाता है। तो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। सेकंड हमारे पास है बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर के अंदर पहला जो फैक्टर है वो है हमारे पास वाइबिलिटी ऑफ सीड, और सेकंड है डोरमेंसी पीरियड। वाइबिलिटी ऑफ सीड का मतलब है कि सीड की जो जैविक क्षमता है वो कितनी है, सीड कितना वायबल है। और सेकंड है डोरमेंसी पीरियड, मतलब सीड की जो अलग अलग सीड्स हैं उनकी डोरमेंसी पीरियड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो कितने टाइम तक सुसुप्त सोए हुए रह सकते हैं। और थर्ड फैक्टर है अदर फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम केवल डिस्कस करेंगे अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर्स है इनके लिए सेपरेट वीडियो होगी जिसको हम नाम देंगे सीड डोरमेंसी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ द सीड जर्मिनेशन। उसके अंदर हम सीड जर्मिनेशन के दौरान क्या क्या मॉलिक्यूलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस किस जीन्स का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके भी बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले जो हम बात करें कि फैक्टर्स होते क्या हैं, मतलब कैसे वो किसी चीज़ को अफेक्ट करेंगे।
फैक्टर्स दैट अफेक्ट सीड जर्मिनेशन आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। दीज कैटेगरीज आर द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर्स, मतलब वो कैसे मिल रहे हैं उसके बेस पे उनको डिवाइड किया गया है एबायोटिक बायोटिक। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नए जो टाइप्स है वो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाती है तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आते हैं सीड की वाइबिलिटी आ जाती है, जीनोटाइप आ जाता है, सीड का मैचुरेशन आ सकता है और सीड डोरमेंसी। यानी कि इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स आर द बायोटिक फैक्टर्स। क्लियर बात है यहाँ पे। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास आता है वाटर आता है, टेम्परेचर आता है, ऑक्सीजन, लाइट और जो भी स्मोक है। और ये हैं एक तरीके से हम कहें कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इंटरनल फैक्टर्स आर द बायोटिक एंड एक्सटर्नल आर द एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो है वो है हमारा लाइट। तो लाइट जो है वो सीड जर्मिनेशन को सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करती है। अगर हम इसको सही मायने में देखें तो होता क्या है उसके अंदर देखें, जनरली सीड्स रिक्वायर डार्कनेस टू जर्मिनेट। यानी कि सीड को जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, डार्कनेस की, मतलब लाइट की ज़रूरत कम पड़ती है एज कम्पेयर टू डार्कनेस। लेकिन लेट्यूसी, टोबैको, टोमेटो और मैनी ग्रासेस फैमिली को जो है सबसे ज़्यादा मतलब जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोबैको, टोमेटो एंड जो ग्रास कुल के जो पादप होते हैं उनके जो सीड हैं वो लाइट, मतलब जो सनलाइट है उसी की उपस्थिति में क्या होंगे, जर्मिनेट होते हैं। तो यानी कि लाइट ने कहीं ना कहीं पादप को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि किसी पादप के अंदर तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है और किसी पादप के अंदर नहीं पड़ रही है। सेकंड, इसके बाद हम बात करें कि दीज सीड्स रिक्वायर द रेड पोर्शन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम वाइल फार रेड लाइट इनहिबिट जर्मिनेशन। लेकिन लाइट की भी अगर बात करें तो लाइट जो है वो होती है एक तरीके से हम कहें तो फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। यहाँ पर रेड लाइट जो है वो क्या करेगी, जर्मिनेशन को क्या करती जाती है, प्रमोट करती है। लेकिन फार रेड लाइट जो होती है PFR जिसे हम कहते हैं PFR, ये क्या करती है, जर्मिनेशन को इनहिबिट करती है। ये याद रखना आपको कि PFR इनहिबिट द जर्मिनेशन। लेकिन मैनी स्मॉल सीड्स विद लो अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज रिजर्व सच शो सच एज अ रेड लाइट रिक्वायरमेंट। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स की लाइट भी क्या करती है, प्लांट्स को प्रभावित करती है जर्मिनेशन के दौरान। कि कुछ पादप या यूँ कहें कि मोनोकोट्स जो पादप है बेसिकली उनके अंदर हमें लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अदर कंपेयर जो पादप है उनमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, PFR की उपस्थिति में जो जर्मिनेशन है वो इनहिबिट होता है और उसके लिए रेड लाइट अगर मिल जाए तो उसके अंदर जर्मिनेशन जो है वो प्रमोट होता है। क्लियर बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स। रेड लाइट का मैं कनेक्शन आपको मैं बता दूं क्योंकि रेड लाइट के दौरान जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होती है उसमें, इसलिए रेड लाइट को अच्छा माना जाता है इन द प्लांट डिफरेंस की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइटोक्रोम की, जो अभी मैंने जस्ट बोला कि व्हाट इज़ द फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम की अगर बात की जाए तो फाइटोक्रोम इज ए प्लांट पिगमेंट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक पादप वर्णक है। ये जो है दैट सेंस द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट, ये रेड लाइट की जो उपस्थिति है उसको लिए क्या होता है, ये संवेदनशील होता है। द रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम चेंज टू द फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म व्हेन इट एब्जॉर्ब द रेड लाइट 60 नैनोमीटर एंड बैक अगेन व्हेन इट एब्जॉर्ब फार रेड लाइट 730 नैनोमीटर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि फाइटोक्रोम जो है वो जब इसको रेड लाइट मिलती है तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही इसको फार रेड लाइट मिलती है ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब कि रेड लाइट एंड जो फार रेड लाइट है वो एक दूसरे के अंदर क्या होती रहती है, इंटरचेंज होती रहती हैं। तो अगर हम कहें कि जो रेड लाइट है PR है और जो PFR है ये एक दूसरे के अंदर क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। क्योंकि और ध्यान रखना इनकी जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो PR की वेवलेंथ जो है 660 होती है और इसकी होती है 730। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में द प्रेजेंस ऑफ द फार रेड फ्रॉम द फाइटोक्रोम एंड्स द इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन इन दीज सीड। तो ये फार रेड की जो प्रेजेंस है वो क्या करती है, इनिबिशन करती है वापस जर्मिनेशन का। तो ये भी आपको याद रखना है। और आप इसको अगर हम कहें कि
जो ये चीज़ आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनके अंदर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो सीड को जो है वो ग्रो नहीं करने देंगे। यानी कि हम कहेंगे कि उसमें गर्मी ज़्यादा रहेगी तो सीड जो है वो उसमें ग्रो नहीं कर पाता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो है हमारा है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जर्मिनेशन को। तो इसके अंदर देखते हैं कि टेम्परेचर एज विथ मोस्ट रिएक्शन जर्मिनेशन जनरली अकर्स फास्टर व्हेन एट वार्मर टेम्परेचर। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा है तो उसके अंदर जर्मिनेशन बहुत अच्छे से और जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर हमें कोल्ड टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है फॉर द ब्रेक ऑफ डोरमेंसी। यानी कि दोनों ही प्रकार का जो तापमान है वो जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद हम बात करें कि एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है यहाँ पे स्टर्टिफिकेशन, स्थिरीकरण। ये डोरमेंसी को ब्रेक करने की एक प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं वो आप देख लीजिए। स्टर्टिफिकेशन इज वन स्ट्रेटजी दैट इज एम्प्लॉयड इन द वुडी स्पीसीज इन पर्टिकुलर। जो लकड़ी की जो प्रजातियाँ होती है, काष्ठीय प्रजातियाँ होती है, उनके अंदर ये प्रोसेस जो है वो अपनाई जाती है। इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए जो है वो मॉइस्ट एंड कूल टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्टर्टिफिकेशन। जी, इसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉइस्ट एंड कोल्ड पीरियड दैट डिग्रेड्स द ग्रोथ इनहिबिटर दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन। तो ये क्या करता है, डिग्रेड करता है ग्रोथ के इनहिबिटर्स को। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आप इससे डोरमेंसी तो ब्रेक कर सकते हो, लेकिन इससे जो है जर्मिनेशन क्या हो जाता है, इससे रुक जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन को। वंस द इनहिबिटर आर डिग्रेडेड एंड ऑल द अदर कंडीशन आर मेट देन जर्मिनेशन विल अकर। लेकिन अगर इनहिबिटर जो है वो डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होने का मतलब यहाँ पे नष्ट होना नहीं है, यहाँ पे डिग्रेड होने का मतलब है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर। तो टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। फिर इसके बाद द टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन टू अकर इज क्वाइट डिफरेंट दैन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट टू ब्रेक डोरमेंसी। जनरली द टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन कोरिलेट्स टू द टेम्परेचर नीडेड फॉर द सक्सेसफुल प्लांट ग्रोथ। तो नॉर्मली टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर की जो रेंज है वो होती है यहाँ पे 32 से 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। और वार्म सीजन की बात करें, मतलब जो गर्मी की फसलें होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायर होती है हमें 59 टू 79 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, जो ये कुछ प्लांट है उसका नाम है यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि स्केलेरी एंड लेट्यूची और पीस, इसके अंदर जो है वो हमें लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो वार्म सीजन की जो प्लांट होती है, गर्मी के सीजन में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा रिक्वायर होता है। इसके बाद हम बात करें थर्ड फैक्टर दैट इज़ द ऑक्सीजन। अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मिनेशन इज एरिएशन। एरिएशन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, O2 की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रभावित करती है जर्मिनेशन को। रेस्पिरेशन के लिए हम सब जानते हैं कि जो है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा नीडेड होती है। तो अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो सीड जल्दी जो है जर्मिनेट हो पाएगा, और रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो। लेकिन कुछ जो सीड्स होते हैं उनके अंदर भी ये ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब उनको रिक्वायर कम होता है। तो डिपेंड करता है आप सीड कैसा देख रहे हो। दूसरी बात, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी होना ज़रूरी है, तो एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द परफॉर्म द बेटर जर्मिनेशन। Bean sea beads that are overwatered or poorly drained will cause the oxygen supply to become limited, so the germination percent will diminish। मतलब जो कि पानी के अंदर रहने वाले जो सीड्स है या पानी की जो पादप हैं उनके जो सीड्स हैं उनके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि वो पानी के पादप हैं। तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कम अमाउंट में भी वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है सोयल टाइप। सोयल टाइप भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित करती है। सोयल टाइप इज़ वाइडली अफेक्टेड द सीड जर्मिनेशन, क्योंकि मिट्टी कैसी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है सीड कितनी जल्दी और कैसे जर्मिनेट करेगा। तो देयर आर सो मैनी पैरामीटर्स ऑफ द सोयल अफेक्टिंग ऑन द सीड जर्मिनेशन। इन दैट फैक्टर सोयल की सॉलिनिटी, मतलब मिट्टी के अंदर लवणता कितनी है, एसिडिटी कितनी है, मतलब उसके पीएच सबसे कम है या नहीं है, क्योंकि पीएच भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है जर्मिनेशन के लिए। साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब उसमें नमक कितना है। सॉलिनिटी और साल्ट कंसंट्रेशन अलग अलग है, ध्यान रखना। साल्ट कंसंट्रेशन के अंदर हम बेसिकली साल्ट फैक्टर्स की बात करते हैं, और सैलिनिटी के अंदर वहाँ पे मिक्स्ड अमाउंट हो सकती है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास है ईसी ऑफ सॉइल, ये वेपराइजेशन कैपेसिटी के बारे में बताया। सॉइल पोरेसिटी होती है कि सॉइल जो है वो मतलब कितनी उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब जितनी ज़्यादा सॉइल में जो गैप होंगे, मोटे अगर सॉइल की जो दाने होंगे तो वो ज़्यादा वाटर को कैप होल्ड कर पाएगा। तो ये सारे फैक्टर जो है वो सॉइल के लिए मतलब जर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
मोस्ट जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो फैक्टर जो प्रभावित करता है वो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या सोयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि मिट्टी की जो पानी रखने की जो क्षमता है वो ही जो जर्मिनेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर हम सबसे बारीक मिट्टी की बात करें तो उसके अंदर पानी की क्षमता सबसे कम होगी, इसलिए वो जर्मिनेट जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम मोटी मिट्टी की बात करें, मतलब लाइक बजरी अगर हम कह सकते हैं, क्ले जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि मिट्टी के जो सोयल पार्टिकल्स हैं वो थोड़े साइज में क्या होते हैं, 2 नैनोमीटर से थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो वाटर जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होती है, इसलिए सीड उनके जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा है इसका वो है डेप्थ ऑफ सोइंग, मतलब आप सीड को कितना अंदर तक बुवाई करते हो उसकी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है प्रभावित करता है, क्योंकि अगर सीड अगर ज़्यादा गहरा होगा, मतलब 1 मीटर से भी अगर ज़्यादा गहरा होता है वो सीड की जो बुवाई 1 मीटर से अगर ज़्यादा होती है तो उसको रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी बात, उसको जो लाइट है वो भी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो भी क्या होती है, प्रभावित करती है। तो देखते हैं, द जनरल रूल ऑफ थंब इज लार्जर सीड कैन बी प्लांटेड मोर डीपली। कुछ बड़े सीड्स जो होते हैं उनको आप ज़्यादा डीप बुवाई कर सकते हो, लेकिन जो छोटे सीड्स होते हैं उनकी जो बुवाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नीचे तक नहीं की जाती है। Soil type also affect the planting depth. The surface of sandy soils tends to dry out quickly, क्योंकि सैंडी सोइल्स की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, जल्दी एवोपराइज हो जाती है, मतलब वो सूख जाती है। तो अगर उसमें हम बीजों को थोड़ा ऊपर रखेंगे तो उसको पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, बीजों को थोड़ा गहरा बुआई करते हैं। साथ ही तो डिपेंड करता है कि अगर आप मिट्टी कैसी लेते हो। अगर हम कहें कि काली मिट्टी के अंदर अगर आप बुआई करते हो तो काली मिट्टी के अंदर आप ऊपर की तरफ भी अगर बीज को बो देते हो तो आसानी से सीड जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर रेत में, अगर मिट्टी में अगर आप बीजों को बोते हो ऊपर की सतह पर तो वो जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो सूख जाती है जल्दी, क्योंकि उसकी पोरोसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, इसलिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसके अंदर हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे सीड जर्मिनेशन जो है वो परफॉर्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।